हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो मैं ऋषभ उपाध्याय आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लाया हूं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे है। ये लेक्चर नंबर 4 आपके लिए और आपके उस फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर आप अपने सपनों में देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्त, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। सही सुना आपने, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड मैं कुछ स्पेशल काइंड्स के न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आया हूं। आई होप आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझोगे। और साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, फिर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है मेरे दोस्त कि इस वीडियो के एंड में, मतलब जब लेक्चर आपका एंड होने लगेगा तो उसमें मैं आपको एक स्पेशल न्यूमेरिकल आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक तरीके से छोटा सा चैलेंज, क्योंकि आप लगा लोगे हमें पता है, आपको एक छोटा सा चैलेंज करता हूं कि आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं मेरे दोस्त उस क्वेश्चन को सॉल्व कौन करता है। चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त, जो आप प्रीवियस लेक्चर देखे थे उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, जिसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में फोर्स, जो लॉज कूलम्ब्स लॉ ने अपना दिया, वो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट whose value is fixed, what is it? 9 into 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। दोस्त, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या है सुनिएगा। ये जो आप वैल्यू देखते हो 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड मेरा केवल SI फॉर्म में है। जी हाँ, ये मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 का पावर 9 ये केवल SI के फॉर्म में ही हम लेते हैं। लेकिन अगर जब हम बात CGS के लिए करने लगते हैं, मतलब जब हम ये आपसे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन CGS यूनिट, तो आपको ये जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि CGS फॉर्म में जो K की वैल्यू होती है वो मेरे दोस्त 1 होती है। जी, जो CGS के फॉर्म में अगर हम K की वैल्यू देखें तो वो K की वैल्यू 1 होती है। लेकिन K की वैल्यू अगर हम SI के फॉर्म में वो देखें, मतलब कि अगर हम SI में बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, देन दैट वैल्यू इज 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। This is the value which is seen in SI system, but this is the value which is seen in CGS system. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका कोलंबियन फोर्स है वो कोलंबियन फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप सब जानते हो कि अगर K की वैल्यू 1 ले लिया मैं, तो CGS फॉर्म में जो कोलंबियन फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जी हाँ, ये हो जाएगा कोलंबियन फोर्स। अब क्वेश्चन यहां इराइज होता है कि सर हम इसमें मीडियम कैसे चेंज करेंगे। तो मेरे दोस्त, ये जो K की वैल्यू 1 है, ये K की वैल्यू 1 केवल एयर के लिए है। ध्यान देना बात को, ये K की वैल्यू 1 केवल एयर के लिए जब हम देखेंगे तब CGS में K की वैल्यू 1 हो जाएगी। यही K की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 एयर के लिए भी होगी, लेकिन कब? जब हम SI में सिस्टम में देखेंगे तब। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा जरूर कि किस सिस्टम में हम उसको देख रहे हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस, अगर स्पेशल काइंड्स के क्वेश्चन मिल गए तो आप उसको गेट कर लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो CGS यूनिट में K की वैल्यू 1 है, वो K की वैल्यू 1 CGS यूनिट में एयर के लिए देखा जा सकता है। SI यूनिट में उसी K की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 हो जाएगी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब दूसरा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो K के बारे में है वो क्या है कि K किस पे डिपेंड करता है। ये हम सब जानते हैं कि जो K है वो एक कांस्टेंट टर्म है और उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये डिपेंड किस पे करता है, तो हम सब जानते हैं ये भी कि जो K की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है मेरे दोस्त? मीडियम पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है ये बात है यहाँ पे। तो K का जो वैल्यू होता है मीडियम के लिए
वो आपका ये हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे आपको वो बता देना चाहता हूं कि जो एप्सिलॉन नॉट आर है वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट को तो आप जानते हो, नॉर्मल परमिटिविटी। नॉर्मल परमिटिविटी अगर आप नहीं समझ सकते हो तो हम इसको एक और नाम से बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी हम मीडियम के लिए यूज करते हैं और ये परमिटिविटी हमें फ्री स्पेस के लिए यूज होता है जहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स नहीं मौजूद है, ऐसा आप समझ सकते हो, या एयर के। और के का टर्म हमारा कुछ ये हो जाता है दोनों के बेस पे, दोनों फैक्टर के बेस पे। इसके बेसिस पे जो हमारा कॉलम्स का फॉर्मूला है, मतलब कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल को हम लोग एग्ज्यूम करके चल रहे थे एयर में, अब वो चार्ज पार्टिकल एयर में ना होके किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में हो गया। अब उस मीडियम में होने की वजह से उसके ऊपर क्या चेंजेस होते हैं, हम सब जानते हैं कि उसका चार्ज नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होना है, उसके के की वैल्यू। जी हाँ, उसका के की जो वैल्यू है वो चेंज होगा। के का वैल्यू आपका एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। किसके लिए, जब हम एयर को हटा के कोई पार्टिकुलर मीडियम लाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे थोड़ा सा। एफ इज इक्वल टू, अगर हम मीडियम के लिए देख रहे हैं तो मीडियम के लिए हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और Q1 और Q2 सभी फैक्टर्स हमारे वैसे ही रह जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, सभी फैक्टर मेरे वैसे ही रह जाएंगे। चेंज क्या होना है, चेंज हमारा होना है वो एप्सिलॉन नॉट का टर्म। तो यहां पे मैंने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का टर्म चेंज हुआ। अब अगर मैं इस अपने फैक्टर को यूटिलाइज यहां पे करता हूं तो जो एफ मीडियम का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। That is, we can say that F medium is just equal to F air अपॉन में K। और ये जो K है, एक्चुअल में इस K को हम यहां पे नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हर मीडियम का ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होता है। इस मीडियम का वैल्यू हम एयर में जब लेते हैं तो वो वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू हमारी चेंज होती जाती है। अब इस टर्म से आप क्या समझ पा रहे हो, मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त। इस टर्म से मुझे ये समझ में आता है और हम सबको ये समझ में आता है कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, कोलंबियन फोर्स जो है, वो कोलंबियन फोर्स एक्चुअल में कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब हम किसी चार्ज वाले सिस्टम को किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में ले जाते हैं। मतलब कि अगर कोई चार्ज का ये सिस्टम है डिस्टेंस r पे, Q1 Q2, ये अगर आपका एयर में है, ये अगर आपका एयर में है, लेकिन अगर हम इसको ले जाए वाटर में तो इसका जो फोर्स है, इसका जो क्या है फोर्स है, वो फोर्स आपका के फैक्टर में अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, ये टर्म आपको ये बता देगा। जी हाँ, ये टर्म आपको बता देगा। और कोई भी क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं होगी। मतलब कोई भी क्वांटिटी का सेंस ये कि चार्ज की वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगा, एफ चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मैंने मीडियम चेंज किया। और मीडियम चेंज करने पे क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने
परमिटिविटी को चेंज किया। जी हाँ, उस एबिलिटी को चेंज किया जिस एबिलिटी से वो इलेक्ट्रिफाइड हो रहा था। उसी एबिलिटी की वजह से ही हमारा कौन चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो गया। कौन सा फोर्स चेंज हो गया, कोलंबियन फोर्स चेंज हो गया। तो ये आपका वो टर्म हुआ, वो टर्म जिस टर्म में हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारा फोर्स, जो कोलंबियन फोर्स का जो फैक्टर है वो के फैक्टर में चेंज हो जा रहा है जब हम किसी चार्ज के सिस्टम को एयर से किसी मीडियम में ले जाते हैं। तो आई थिंक सो आप इसको नोट कर चुके होंगे। इस पर एक बेसिक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर मैं आपको कहूं करने के लिए तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं यहां पे इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, अगर इफ F इज इक्वल टू 4 न्यूटन फॉर 2 चार्ज पार्टिकल, किसी 2 चार्ज पार्टिकल के लिए F इज 4 न्यूटन इन एयर, what will be the value of force in oil when K is equal to, for oil K is equal to 1.37। चलिए कुछ ऐसे टर्म्स लेते हैं जो आप न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आसान हो जाए। 1.5 ले लेते हैं। K की वैल्यू अगर 1.5 हो गए तो जो फैक्टर है फोर्स का वो वैल्यू कितना देगा, जब एयर में वो वैल्यू दे रहा था 4 न्यूटन। अभी आप प्रीवियस में देख लिए होंगे कि F का फॉर्मूला मीडियम के लिए हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे कि F एयर अपॉन में व्हाट, K, और F एयर की वैल्यू 4 अपॉन में K 1.5, दैट इज, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ये 8, 3, और अगर और फर्दर सॉल्व करते हो तो 2.66 न्यूटन के अप्रॉक्स आपका वो फोर्स आएगा। जो फोर्स आपका देख रहे हो कि कम हो गया है, किससे, उस एयर वाले फोर्स से। जी हाँ, मीडियम अगर मैंने चेंज किया तो मीडियम चेंज करते ही ये फोर्स का वैल्यू हमारा चेंज हो गया। ओके मेरे दोस्त, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बेसिक सा न्यूमेरिकल, मैं इसलिए आपको ये बेसिक का न्यूमेरिकल बताया हूं कि मेरे दोस्त सभी काइंड्स के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, सभी काइंड्स के यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं, तो इसीलिए ये एक छोटा सा बेसिक न्यूमेरिकल है। चलिए न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब मेरे दोस्त, इस न्यूमेरिकल का तो आप सब लगा लेंगे सॉल्यूशन, बट अभी जो न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं वो आपके लिए दे रहा हूं। जी हाँ, सपोज कर लो कि ये एक मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि ऊपर एक मीडियम अलग है और नीचे एक मीडियम अलग है, मतलब ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं। ऊपर का सपोज कर लेते हैं कि एयर है, नीचे का सपोज कर लेते हैं कि वाटर है। गेट इट? चलिए, क्वेश्चन बच्चा ये है कि ये चार्ज, एक चार्ज एयर में है जो Q है और दूसरा चार्ज वाटर में है जो कि Q है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन पहला वाला चार्ज कह दिया कि मैं एयर में रहूंगा और दूसरा वाला चार्ज कह दिया कि मैं वाटर में रहूंगा, मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, लड़ाइयां हो गई। दोनों ने कहा कि हम दोनों, पहले तो दोनों एक ही मीडियम में होते थे, मीडियम एयर में या मीडियम वाटर में या मीडियम ऑयल में या मीडियम कोई पार्टिकुलर मीडियम, लेकिन अब दोनों में हो गई लड़ाई। और जब दोनों चार्ज में हो गई लड़ाई तो पहला चार्ज हो गया एयर में और दूसरा चार्ज हो गया दूसरे मीडियम वाटर में। अब आपको यहां पे सॉल्व करना है कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो अब आपका फोर्स जो होगा इफेक्टिव वो कितना होगा। जी हां, ये है क्वेश्चन आपका, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि एक चार्ज पार्टिकल
जो चार्ज पार्टिकल एयर में था, दूसरा चार्ज पार्टिकल वाटर में था। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r है। तब इस कंडीशन में इस सिस्टम के लिए फोर्स क्या होगा वो आपको बताना है। इसके लिए दिया क्या है आपको, k की वैल्यू जो वाटर की दी है, जो k की वैल्यू है वो आपको मैं दे रहा हूं 1.33। ये k वाटर की वैल्यू है और एयर की k की वैल्यू तो आप जानते ही हो, k की वैल्यू 1 होती है वाटर एयर के लिए। बट आपको निकालना क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए लगाइए। अभी तो क्वेश्चन बहुत आसान मिला था, अब क्वेश्चन मिल गया आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड का। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घबराइए नहीं, वो आपको होमवर्क नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखता होगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पे देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूं कि 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू। 5 पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना, 5 पॉइंट चार्ज है जिसकी सभी की वैल्यू प्लस क्यू है। और ये सभी चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और साथ ही साथ 5 वर्टिक्स पे रखे गए हैं। वर्टिक्स मतलब कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। किसके, मेरे, आपके नहीं, हेक्सागोनल के। दिया है, पढ़ो। हेक्सागोन के कितने फेस होते हैं, 6, लेकिन चार्ज कितने हैं, 5। ध्यान देना बात को, होते उसके वर्टेक्स 6 हैं लेकिन चार्ज 5 है यहाँ पे। मतलब चार्जेस को रखने वाला जो घर है वो है 6, लेकिन चार्ज जो रहने वाला है वो कितना है, 5 ही। तो पांचों फेसेस पे, पांचों वर्टेक्स पे वो चार्ज पार्टिकल आ गए, हो गए। जिस वर्टेक्स के जो साइड है वो है आपका ए मीटर वर्टेक्स। आपको फिगर भी दिख रहा होगा, फिगर देखो। तो फिगर के मुताबिक आप ये देख रहे हो कि हेक्सागोनल के 6 फेसेस हैं, 6 वर्टेक्स है और 6 वर्टेक्स पे सभी पे चार्ज नहीं है, 5 पे चार्ज है। छठा वाला जो है उस पे चार्ज नहीं है। साथ ही साथ जो छठा वाला चार्ज है वो अपने घर में न रह के उसके सेंटर पे रहने चला गया। जी हाँ, 5-6 घरों में 5 में चार्ज अपने अपने घरों में हो गए, लेकिन जो छठा वाला चार्ज था वो अपने घर में ना होके वो 6 के सेंटर में अपना घर बना लिया। मतलब हेक्सागोनल के सेंटर पे जाके वो रहने लगा। जब वो वहां रहने लगा तो आपको निकालना क्या है कि आपको ये निकालना है कि इस पूरे सिस्टम के मुताबिक जो फोर्स की वैल्यू है सेंटर पे, जो सेंटर वाला चार्ज है, क्योंकि वो 5 से क्या कर दिया, बगावत करके गया है। 5 के रेस्पेक्ट में जो सेंटर पे जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करनी है मेरे दोस्त, निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके फिगर की अगर मैं बात करूं तो अगर फिगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाए तो मैं फिगर यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये रहा आपका हेक्सागोनल और सभी पे क्या है, चार्जेस है। मान लो ये क्यू क्यू चार्जेस है, सिवाय एक पे, यहां पे चार्ज नहीं है। वो चार्ज कहां है, इसके सेंटर पे, जो कि क्यू है। और उसका मैग्नीट्यूड दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, माइनस। इन सब का मैग्नीट्यूड प्लस है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरे दोस्त, माइनस है। जी हाँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस। चलिए अब हमको निकालना है कि इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट कितना होगा। गेट इट। ये है मेरा दुश्मन, पूरा सिस्टम है मेरा दुश्मन, पूरा न्यूमेरिकल है मेरा दुश्मन, और इस दुश्मन को हमको हराना है। और एक छोटा सा तरीका हम सब फॉलो करते हैं, पूरा दुनिया फॉलो करता है। अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दो।
जी हाँ, अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब बेटा ये कि ये आ गया मेरा एक छोटा सा पोर्शन जो मैं उससे निकाला, इसमें ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज और ये रहा आपका माइनस क्यू चार्ज। ठीक, नेम दे दे चलो। ये रहा 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 वाला जो यहां है। अब मेरे दोस्त आपको ये दिया है कि इसका जो साइड है वो क्या है, ए है, हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल का हर एक जो वर्टेक्स है सेंटर के रेडियस के साथ कितना बनाता है, 60 डिग्री। कौन जानता है, बच्चा जानता है। किस क्लास का, 7 और 8 का, अरे जान जाता है वहां पे। तो ये 60 डिग्री है। अब इसके बेसिस पे अगर आप इसके रेडियस को निकालो, मतलब इस टर्म को निकालो, यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा फोर्स निकाल ले हो ना। फोर्स की वैल्यू क्या, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में R² ना। R इज व्हाट, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन ना। तो इसके दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन निकालोगे ना, तो यही तो मैं निकाल रहा हूं। बोलो हाँ, बिल्कुल। तो ये रहा मेरा डिस्टेंस R। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर यहां डाल दो। और आप देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब ये R क्या हो जाएगा, अरे cos R याद करो ना, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ना। तो cos R की वैल्यू क्या हो गई मेरे बेटो, बताओ, a/2 अपॉन में व्हाट, R। दैट इज R इज इक्वल टू व्हाट, a/2 अपॉन में cos 60, दैट इज a/2 अपॉन में 1/2, दैट इज a। R की वैल्यू क्या आ गई, ये रहा मेरा R की वैल्यू। अब अगर एक सिंगल चार्ज के जरिए इस पे फोर्स देखे तो क्या होगा, F की वैल्यू क्या आएगी, किसके जरिए F, ध्यान देना, F किसके जरिए, F है मेरा पहला वाला चार्ज के जरिए 6 वाले चार्ज पे। मतलब चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे F6/1, मतलब 6वें वाले पे मैं देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, पहले वाले से देख रहा हूं। तो F6/1 कितना आ गया, 1/4πε0 Q1Q अपॉन में व्हाट, R डिस्टेंस देखो ना, A। आएगा नहीं है, ये मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर भी होगा, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये पार्टिकल इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका जो फोर्स होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो प्लस क्यू के चार्ज आएगा, मतलब कि प्लस की तरफ ये चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। F6/1 का डायरेक्शन क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया F6/1। गेट इट जी। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ये भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है कि नहीं यार, है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है, इसीलिए ये भी चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो आप देख रहे हो कि F6/4 मतलब F6 वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और चौथा वाला फोर्स उस पर लगा रहा है। तो F6/4 इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, इतना ही आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में A। लेकिन ये इसके अपोजिट आएगा, मतलब F6/1 जस्ट इक्वल टू माइनस F6/4। और जब अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर भी है, तो क्लास 10 का अगर तुम्हारा छोटा भाई होगा उससे पूछ लेना कि अब क्या होगा। अब यही होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और नेट इन दोनों की वजह से क्या आएगा, 0। जी हाँ, 0 आएगा। अब जिस तरीके से ये सिस्टम के जरिए इस पे 0 हुआ, वैसे ही ये सिस्टम इस पे जो लगाएगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक बच जाएगा जो फोर्स लगाएगा, ये वाला
थर्ड वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज पार्टिकल इसके तरफ खींचा जाएगा। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ ना यार, बता दो। नहीं बताओगे मैं बता, जो आपका 6(3) होगा वो भी इतना ही होगा, 1/4πε0 Q अपॉन में वॉट, R की वैल्यू व्हाट, A। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि नेट फोर्स जो हो रहा है वो केवल F63 ही बच रहा है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, कितना आसान था। आप इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को देख सके होगे। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे आने वाला है आपका दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन, जल्दी नोट करें इसको। और स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे मेरे दोस्त, और आगे का जर्नी आपको स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि दो पार्टिकल है, और वो दोनों पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए, और दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज है Q, +Q एंड +4Q। एक के ऊपर +Q है, दूसरे के ऊपर +4Q है, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे डिस्टेंस L पे रखे गए हैं। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे डिस्टेंस L पे है, तब अगर मैं कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल, देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि अ थर्ड चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन अ इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। जब मैं अपना तीसरा चार्ज लेके आऊं, तो तीसरा चार्ज के जरिए जो सिस्टम है पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए, तब मैं उस चार्ज को जो ला रहा हूं उसको कहां रखूंगा। देखो नीचे क्या पूछा है वो बता रहा है, फाइंड द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द थर्ड चार्ज। तो क्वेश्चन देख लिया आपने जी, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा, चलिए कंप्यूटर भाई साहब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाइए, मैं कुछ लिखना चाहूंगा। ये रहा चार्ज पार्टिकल Q, +Q, और दूसरा चार्ज पार्टिकल +4Q। दोनों का मैग्नीट्यूड Q लिया है, तो चलो इसको बड़ा क्यों लेता हूं मैं, इसको छोटा ही ले लेता हूं, +4Q। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल बेटा एक दूसरे डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और वो डिस्टेंस क्वेश्चन बोला है कितना है, L। कितना है मेरे दोस्त, L है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल L डिस्टेंस पे। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल L डिस्टेंस पे हो गए, तो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल अगर मैं लाऊं तो वो कहां रखूं। सपोज कर लो कि वो तीसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल आया वो हो गया यहां, ठीक, वो आ गया यहां पे, गेट इट। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है इस वाले चार्ज पार्टिकल से, मतलब ए वाले चार्ज पार्टिकल से सपोज कर लो कि x1 दूरी पे, गेट इट, और बी वाले चार्ज पार्टिकल से कितने दूरी पे है, x2 दूरी पे है। अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हो, बता सकते हो कि जो L की वैल्यू होगी वो x1 + x2 आएगी। ये बखूबी देख के बता सकते हो, गेट इट। अब बेटा क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे वहां पे आया, इसका हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता है कि कितना होगा मैग्नीट्यूड, जितने भी मैग्नीट्यूड आया, ये चार्ज पार्टिकल आते ही पूरे सिस्टम के अंतर्गत अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख दे रहा है। जी हाँ, ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब ये कि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स दोनों, अगर तीनों, अगर चारों, मतलब अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, अगर 4 फोर्स लग रहे हैं, कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कितना आएगा, 0 आएगा। जी हाँ, यही मतलब आपका इक्विलिब्रियम का होता है। इक्विलिब्रियम जैसे कि आप क्लास 11th में पढ़े थे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरे होते हैं आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम आपके ऐसे इक्विलिब्रियम होते हैं जिन इक्विलिब्रियम में अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल आया और उसको तुम डिस्प्लेस किए, मान लो ये चार्ज पार्टिकल आया और इसको हम लोग डिस्प्लेस किए, तो ये डिस्प्लेस होने पे ये चार्ज पार्टिकल अपने आप को फिर से उसी डिस्टेंस पे ले आके रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। लेकिन अगर उसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, वो चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस ना होके दूर चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल। एक और इक्विलिब्रियम होता है और उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ना तो स्टेबल ना तो अनस्टेबल, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ध्यान समझो। चार्ज पार्टिकल पहले वाले केस में एक जगह पे था, दूसरे वाले केस में आप जहां पे रखे वहां से वो दूर चला गया या जो भी हो गया, अपने पोजीशन वहां से हट गया। अब क्या हुआ, अब यहां पे चार्ज पार्टिकल जैसे डिस्प्लेस किए थर्ड वाले कंडीशन में, तो वो चार्ज पार्टिकल वहीं पे रह गया, ना उसके तरफ आया ना उससे दूर गया। तो ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ, क्लास 11th में था। चलो आगे आते हैं। तो यहां पे मैं सिस्टम लिया, इस सिस्टम में हमें क्या हमने जानने को मिलता है, इस सिस्टम में हम लोग एल की वैल्यू समझ चुके हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पे ये पार्टिकल क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, जान गए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जान गए। हमें निकालना क्या है, x1 कितना होगा और x2 कितना। ये मेरा मोटो है, किसी भी न्यूमेरिकल का करने का एक मोटो होता है ना, कि हमें क्या निकालना है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। गेट इट। तो हमें निकालना है x1 और x2, पहले ये निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये चार्ज पार्टिकल जो आया, इसका एक मैग्नीट्यूड मैं लेता हूं +q। सर आपको कैसे पता प्लस लो कि माइनस लो, कुछ भी ले लो, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, लेकिन यहां पे पार्टिकल जो आ रहा है वो माइनस ही होगा, निश्चित माइनस में होगा, क्योंकि दो फोर्स न्यूट्रल तभी होंगे जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए माइनस होगा। और वो माइनस तभी वो डायरेक्शन में अपोजिट तभी होंगे जब यहाँ पे इससे अपोजिट चार्ज मतलब माइनस आएगा तब, क्योंकि तभी ना ये एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा और तब जाके न्यूट्रल वाला कंडीशन फॉलो होगा। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, माइनस। अब मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो तो मैं निकालूंगा अभी। तो +q यहाँ पे चार्ज आया। अब क्योंकि मैंने तुमको बोला कि जो FA के वजह से O पे है, सॉरी मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव दूसरा लिख दिया, FO पे जो A के जरिए है वो बराबर होगा माइनस के साथ किससे FO पे B के जरिए, तभी ये न्यूट्रल कंडीशन हमारा फॉलो होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं आप समझ पा रहे हो तो सीधे एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो ट्रिक आया यहीं से। गेट इट। तो जो ये F1 है वो आपका F2 के क्या हो जाएगा, बराबर। चलो मैं सिंबल F1 और F2 ले लिया सिंपलिसिटी के लिए। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4πε0 Q अपॉन में x1 का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में x2 का स्क्वायर। इसके बिहाफ में अगर आप देखो तो क्या पाओगे, आपका ये मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हुआ और ये भी, और इसके साथ ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, यहां पे बचा आपका x1 का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 4/x2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो x2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2x1। x2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बेटा, 2x1 मिलेगा। ये आपको अभी x1 के टर्म में x2 आया है और x2 के टर्म में x1 आया है। अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली है, इसके लिए अभी मेरे को और भी कुछ करना पड़ेगा। क्यों, देखो L की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे x1 प्लस x2, ये तो पता है। x2 की वैल्यू क्या निकाले हो, बोलो ना यार, मुंह से बोल दो, नहीं बोल पाओगे, चलो मैं बोल देता हूँ, 2x1 x2 की वैल्यू। अब ये क्या हो गया आपका 3x1, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, L/3। मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, L/3 है। अब इतना डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि एक टर्म निकल गया, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें ही रख दो या इसमें ही रख दो,
तो क्या पा जाओगे, x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 मल्टीप्लाई बाई L/3, मतलब 2L/3। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 2L/3। तो ये हमारा लोकेशन पता चल गया कि इस पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा जब फोर्स दोनों के ऊपर 0 हो जाए नेट, या तो वो पार्टिकल हो जाए इक्विलिब्रियम में, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये L/3 से ए पार्टिकल से L/3 की दूरी पे, या तो बी पार्टिकल से 2L/3 की दूरी पे। चार्ज का पोलैरिटी क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अब जो चार्ज की मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी थर्ड पार्टिकल को आपको निकालने के लिए अगर बोल दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला है, नहीं देखिए तो क्वेश्चन में फिर से शो कर रहा हूं, देखो चलो कंप्यूटर भाई साहब लगा दो क्वेश्चन फिर से। ये रहा क्वेश्चन, देखो लास्ट में पढ़ो, लास्ट में दिया कि फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द थर्ड चार्ज। जो थर्ड चार्ज यहां आ रहा है, हटा दीजिए भाई साहब, ये हट गया। तो ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, ये थर्ड चार्ज पार्टिकल आपका कितने डिस्टेंस पे है पता चल गया, पोलैरिटी क्या होगी पता चल गया। अब बच गया क्या, मैग्नीट्यूड क्या हो। चलिए उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं कैसे निकालें। तो देखो मेरे दोस्त, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए एक चीज और क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि फॉर द इक्विलिब्रियम, तो दोनों के जरिए जो फोर्स है वो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है एक पार्टिकल की वजह से, और दोनों के ऊपर जो फोर्स है दोनों की वजह से 0 होगा। मतलब नहीं समझे, मैं बताता हूं। मतलब जो FAB है ये आपका बराबर होगा FOA की। इन दोनों के चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाने के लिए बात की जा रही, मतलब FAB, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे यार, बचपन में क्लास 10th में ब्रेंच बहुत इधर उधर किए हो, एक लोग अगर उधर से ब्रेंच ढकेले और आप इधर से ब्रेंच ढकेलो तो क्या ब्रेंच कहीं जाएगा, हासिल जाएगा। जो ज्यादा ढकेलेगा उसके तरफ ना, नहीं उसका अपोजिट जाएगा। तो अगर फोर्स अगर दोनों का बराबर हो गया तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। तो यही तो मतलब है, यही ना मतलब है यहाँ पे। मतलब इसका दोस्त ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई बाय 4Q अपॉन में L² इज जस्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q अपॉन में L/3 का स्क्वायर, क्योंकि L/3 तुम निकाल चुके हो, कदों नहीं निकाले, निकाल चुके हो। अब ये और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, Q ये Q, एक Q और कटेगा नहीं, एक Q और नहीं कटेगा आपका, सिर्फ एक Q कटेगा। वैल्यू कितनी आई, ये L² से एक L² कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी मैं लिख रहा हूं, देखो 4Q अपॉन में, मान लो आप नहीं कैंसिल कर पाए हो, L² रखे हो तो कोई बात नहीं, यहां भी L² अपॉन में 3 9, गेट इट। अब ये L² कैंसिल आउट, बचा क्या, 4Q अपॉन में 9, ये आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड, ये रहा आपका क्या, मैग्नीट्यूड। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, क्या शॉर्ट ट्रिक आपको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो x1 को निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपको हो जाएगा x1 इज इक्वल टू L अपॉन में 1 प्लस, सॉरी ये रूट नहीं होगा, 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 का होल क्यूब। ये x1 के लिए निकालेंगे और x2 के लिए L अपॉन 1 प्लस अंडर रूट Q1 अपॉन में Q2। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक आप अपने किसी भी क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, गेट इट। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd या 2nd जो आप कहना चाहो वो, इसको मैं इरेज करता हूं और एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपके वीडियो के लास्ट में आपके लिए, तो लास्ट तक देखिए कि वो क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन क्या होता है। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस पोर्शन को यहीं बंद करते हैं। न्यूमेरिकल के पोर्शन के लिए एक और वीडियो में दूंगा जो कोलम्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल पे रहेगा, लेकिन उससे पहले
आज मैं आपको थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाने की प्रयास करूंगा। वो ये कि जो अगला टॉपिक मैं आपके लिए ला रहा हूं वो अगला टॉपिक है आपका, जैसे कि अभी न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर दिए हो, तो अगला जो टॉपिक है आपके लिए मैं लाया हूं वेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब कोलंबियन फोर्स का वेक्टर फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए डायरेक्ट एक सिस्टम लेते हैं। इस सिस्टम में ये आपका एक्सिस नोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आई कैप और जे कैप आप सपोज कर सकते हो वेक्टोरियल प्लेन में। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के जो बीच की दूरी है ओरिजिन से, मैं यहाँ पे अलग अलग टर्म में लेके दिखा रहा हूँ आपको, R1 वेक्टर और ये आपका रहा R2 वेक्टर। इनके बीच की जो दूरी है वो है आपका R वेक्टर। ये पार्टिकल आपका A और ये पार्टिकल आपका B। ओरिजिन से आपका सारा नेम आप समझ चुके, नेम समझ चुके। अब आगे देखो, अगर आप ट्रायंगल लॉ, कौन सा लॉ, ट्रायंगुलर लॉ लगाते हो, ट्रायंगुलर लॉ क्लास 11 में पढ़े हो, वो क्या था आपका, वो था आपका ये कि इस फिगर में एक ट्रायंगल बना, और ट्रायंगुलर लॉ मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इस फिगर में ट्रायंगल के बेसिस पे मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और वो कैसे मैं सॉल्व कर सकूंगा कि जो आपका OA वेक्टर है, मतलब R1 वेक्टर, और आपका जो AB वेक्टर है मतलब R वेक्टर, और जो आपका OB वेक्टर है मतलब R2 वेक्टर, तो AB वेक्टर जो हुआ आपका वो क्या हुआ, बोलो मेरे बताओ कि AB वेक्टर मेरा ये हुआ। AB वेक्टर आपका जो हुआ वो हुआ आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब जो R वेक्टर हुआ वो आपका हुआ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिंबल में अगर हम लिखे तो जो R21 हुआ वो क्या हुआ आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी को एक और तरीके से मैं देखूं कि R12 कितना होगा, तो 12 मतलब क्या, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। इसी को उल्टा मतलब ये कि माइनस R21 वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप यहां पे देख पाए होंगे। गेट इट मेरे दोस्त। अब कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉलम्स है वो कॉलम्स फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में व्हाट R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में मेरे दोस्त अगर हम इसको देखें तो F वेक्टर मतलब F21 इज जस्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर डॉट R21 वेक्टर का, सॉरी कौन सा मेरे दोस्त, यूनिट वेक्टर। मतलब R21 का जिधर डायरेक्शन जाएगा उधर फोर्स भी जाएगा। अब अगर मैं R12 देखूं तो R12 मेरा कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर स्क्वायर डॉट R12 का कैप। क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप जानते हो, किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हम देखें, मान लो A कोई एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या कि A डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये बच्चा जानता है। तो F21 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब। क्यूब कैसे आया, क्योंकि मैं इसको ब्रेक किया हूं डायरेक्शनल वेक्टर में। गेट इट। अब आप यहां से अगर देखो तो F12 भी आपका इतना ही आएगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये होगी कि वो डायरेक्शन में अपोजिट हो सकता है। सर क्या बोल दिए डायरेक्शन में अपोजिट, बेटा मैं ये बोल दिया कि जो F12 होगा
वो -F21 होगा, क्योंकि ये टर्म आप यहां यूटिलाइज करोगे। इसलिए जो फोर्स है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स, दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो जो फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो वो टर्म मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि ये रहा वो टर्म F12 इज जस्ट इक्वल टू -F21। एक शॉर्ट फॉर्म आपका कोलम्स लॉ का, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर चुके होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कर लेंगे। आज का लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, आज का लास्ट न्यूमेरिकल लेक्चर का, जी हाँ, आज का लास्ट न्यूमेरिकल लेक्चर जो आपके सामने ये रहा। चलिए कमेंट भाई साहब लगा दीजिए। तो न्यूमेरिकल आपके सामने शो हो रहा है। इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूं, क्या बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स है जिनका अपना खुद का मास m और चार्ज q है। ये एक बॉल जो मतलब कटोरा जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसमें है हेमिस्फीयर टाइप का जो कटोरा है। अब वो हेमिस्फीयर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब उसमें चार्ज, हेमिस्फीयर में चार्ज नहीं है। अब जैसे ही मैं उस बॉल को वहां छोड़ा, द बॉल्स मूव्स एंड इन इक्विलिब्रियम, और वो बॉल इक्विलिब्रियम में अपने आप को असाइन कर लेता है। गेट इट? वो बॉल इक्विलिब्रियम में हो गया, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप देख रहे हो दिया है r अपार्ट। ठीक, आपको डिटरमाइन क्या करना है, उस दोनों चार्ज की वैल्यू को डिटरमाइन करना है जो दोनों बॉल के ऊपर है। दोनों बॉल के ऊपर चार्ज की वैल्यू q बराबर है, लेकिन कितनी है ये आपको निकालना है। ये रहा आपका आज का लेक्चर का होमवर्क। तो मेरे दोस्त, इसका फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पे है। तो ये आपका फिगर है। अब आपके हाथ में है ये न्यूमेरिकल, आप इसको सॉल्व करिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके लिए लेके आऊंगा। चलता हूं, नमस्कार।